हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम लोग 60 मिनट्स के अंदर, जी हां, 1 घंटे के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का जबरदस्त तरीके से सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे सारे टॉपिक्स दिमाग में फीड हो जाएं और हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ पाएं। तो अल्टरनेटिंग करंट वन शॉट इन 60 मिनट्स, ये शुरू करते हैं हम लोग। और ये हार्डवर्क अगर अरविंद सर का आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां पर फिजिक्स आसान भाषा में मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं विद टॉप क्वालिटी कंटेंट। ये जो मैं आज पढ़ाऊंगा, कई बच्चों का रहता है कि सर इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके स्टोर सेक्शन में जाना है और यहां पर देखिए जो कोर्स है क्लास 12 फिजिक्स फ्री पीडीएफ्स, ये यहां पर दिखेगा। मैंने लाखों में इसका प्राइस कर दिया है, जैसे कोई भी बच्चा गलती से इसको ले ना ले। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स हैं सब ओपन है, यानी आप जा क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो पीडीएफ चाहिए तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फ्री पीडीएफ के कोर्स से आप पीडीएफ ले लीजिए। अब बाकी अपडेट्स के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी। कैसे पढ़ें, क्या दिक्कतें, सारी दूर करता रहूंगा। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ क्या रहता है कि स्कूल में जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे होते हैं फिजिक्स, लेकिन उनकी बात आपको समझ में नहीं आती, न्यूमेरिकल निकलते नहीं, डेरिवेशन समझ नहीं आता, कहां से क्या चीज हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, पढ़ने का मन नहीं करता, फिजिक्स खराब हो जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है कि स्कूल के टीचर से फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए द्रोणा 2.0 में। यहां पर फिजिक्स में आसान भाषा में आपको पढ़ाता हूं, सारी चीज क्लियर हो जाएगी, आपके न्यूमेरिकल बनने लगेंगे, डेरिवेशन निकलने लगेंगे, करने लगेंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही नहीं, इस द्रोणा 2.0 में अच्छी बात क्या है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर सवाल का वीडियो सॉल्यूशन जो मैंने खुद रिकॉर्ड किया है सरल भाषा में, वो आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जांपल्स के भी हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एकदम इजीएस्ट भाषा में जो मैंने रिकॉर्ड किया है। पीवाईक्यूज, लास्ट 10 ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं। और चैप्टर वाइज वर्कशीट जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेगा फुली सॉल्व, पावर पैक्ड है। अगर आप इसको लेते हैं तो सारी चीज आपकी दुरुस्त हो जाएगी और फिजिक्स पढ़ने का मन भी करेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस तो होंगी ही जहां पर मैं आपकी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो जो बच्चे चाहते हैं कि द्रोणा 2.0 ले लें या मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा। वहां द्रोणा वाले कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक करिएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज, जहां पर पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट करते ही आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी तो इस पे ऑफर भी चल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस पे आप इसको ले सकते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से वीडियो बन रहा है। शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो पहले समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का फर्क क्या है। तो देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअसली वेरी करती है। ये दिख रही है ना आपको, कॉन्टिन्यूअसली वेरी कर रही है और पीरियोडिकली अपने पोलैरिटी को, अपने डायरेक्शन को बदलती है। पीरियोडिकली बदलने का मतलब है कि ये देखिए, इतनी देर तक अगर 1 सेकंड तक ही ऊपर रही है तो अगले 1 सेकंड में नीचे चली आएगी, फिर 1 सेकंड तक ऊपर रहेगी, फिर 1 सेकंड तक नीचे रहेगी। तो एसी करंट क्या हुई, changes its magnitudes continuously and changes its direction periodically। जबकि उसी जगह अगर आप डीसी करंट की बात करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता। तो एक ही डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के साथ डीसी यानी डायरेक्ट करंट चल रही होती है। डायरेक्ट करंट कहां से मिलती है, बैटरी से मिलती है। कोई बैटरी आप ले लीजिए, उससे आप टॉर्च जलाएंगे तो डीसी से जलेगा। और ये एसी करंट हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही है। अब अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि आपने देखा कि ये साइनसॉइडली वेरी कर रही है। साइनसॉइडली वेरी करने का मतलब जैसे साइन कर्व होता है या कॉस कर्व होता है, उस तरह इस तरह वेरी करने को, लहर टाइप जो वेरिएशन है उसको साइनसॉइडली बोलते हैं हम लोग। यहां पर देखिए उसकी इक्वेशन लिखी जाती है, जैसे आप पढ़ते आए हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी वोल्टेज की इक्वेशन लिखी है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर E जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी किसी क्षण, क्योंकि बदल रहा है ना, तो किसी क्षण वोल्टेज कितना है,
टी बराबर 0.2 सेकेंड पर वोल्टेज कितना है, और ई नॉट होता है इसका पीक वोल्टेज या वोल्टेज एम्पलीट्यूड। सबसे ज्यादा जो वैल्यू अचीव कर रहा है वोल्टेज के सेंस में उसको ई नॉट बोलते हैं। ओमेगा होता है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी पकड़ के चलें, जो 2 पाई एफ के बराबर होता है, और टी फॉर टाइम। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एसी वोल्टेज की। इसी तर्ज पर एसी करंट की इक्वेशन लिखी जाती है जो आपके सामने है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सारे जो पैरामीटर्स यानी आई नॉट, यहां पर आप करंट एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो ये इक्वेशंस भी थोड़ी सी दिमाग में रहनी जरूरी है, बिना इसके काम नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है एसी, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। कौन सी 3 वैल्यूज होती हैं जो आपको जाननी चाहिए, जाननी है, आपके कोर्स में है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं वो 3 वैल्यूज हमारे लिए कौन कौन सी हैं। एक पहली वैल्यू होती है अल्टरनेट करंट की एवरेज करंट कंप्लीट ओवर वन साइकिल। कंप्लीट ओवर वन साइकिल का मतलब क्या होता है कि अगर इस तरीके से आप एक कंप्लीट साइकिल बना लें, ये हो गया ना एक कंप्लीट साइकिल, 0 से स्टार्ट हुआ, टी टाइम कहते हैं तो टी तक गया। इसको अगर एक कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज निकालें कि एवरेज करंट कितनी रही है, तो जितनी यहां प्लस दिख रही है उतनी यहां माइनस में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका आई एवरेज हो जाता है 0 ओवर वन कंप्लीट साइकिल। और ईएमएफ भी निकालोगे तो ई एवरेज भी वो 0 हो जाएगा ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो हम एवरेज वैल्यू को कैसे डिफाइन करें, तो इसकी एवरेज वैल्यू को डिफाइन करने के लिए दूसरी टेक्निक लगाई जाती है, यानी कहा जाता है कि हाफ टाइम पीरियड में, हाफ साइकिल में, ये देखिए फुल थी और इसी में बात किया जाए इतनी हाफ हो गई, ये तो टी बाई 2 कह सकते हैं ना 0, और ये टी इतनी, इतने में जो एवरेज आता है उसे हम बोलते हैं आई एवरेज। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए आई एवरेज हाफ साइकिल में 2 बाई पाई आई नॉट के बराबर। 2 बाई पाई को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.637 आएगा, इसको याद कर लीजिए आई नॉट। इसी तरह ई एवरेज की बात करो तो 2 अपॉन पाई ई नॉट यानी 0.637 ई नॉट। ये रिलेशनशिप है उसके वोल्टेज एम्पलीट्यूड या करंट एम्पलीट्यूड से लिंक्ड। तो 2 बाई पाई या 0.637 याद होना चाहिए आपको। तो ये एवरेज वैल्यू है, आई एवरेज से इसका सिंबल है, या आई मीन, ये आई एम लिखा तो आई मीन, ध्यान ये रखना है ओवर हाफ साइकिल की बातचीत चल रही है। इसकी एक और वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके 3 नाम हैं, काम एक ही है लेकिन नाम 3 है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ये इफेक्टिव रूट मीन स्क्वायर, और ये वर्चुअल वैल्यू। तीनों चीजें एक ही होती हैं, 3 नाम दिए गए हैं इसके। इसमें मामला क्या है, इसका आई आर एम एस जो वैल्यू होती है वो आई नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर होती है, और जैसे 1 अपॉन रूट 2 की कितनी वैल्यू होती है 0.707। मैंने याद की है, आप भी याद करिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो 0.707 आई नॉट, और ई आर एम एस की बात करोगे तो ई नॉट अपॉन रूट 2 यानी 0.707 ई नॉट। तो ये 3 वैल्यूज जैसी दिख रही हैं, आई एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल 0, आई एवरेज हाफ साइकिल पे जो आई एवरेज बोलते हो 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, और आई आर एम एस की वैल्यू भी आपको दिख रही है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, वरना पढ़ते रहेंगे और कंफ्यूज होते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नोट क्या है। ये देखिए हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट जो हम बोलते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है, जबकि उसकी पीक वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, वी नॉट के मतलब है रूट 2 इंटू वी आर एम एस। तो रूट 2 को अगर 220 से मल्टीप्लाई करोगे तो 311 वोल्ट आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एसी है काफी डेंजरस होती है। हमें लग तो रहा है 220 वोल्ट है, लेकिन असल में 311 तक जा रही है, तो ये काफी ये डेंजरस हो सकती है हमारे लिए। और अधिकतर जगह जब हम नोटिफाई करते हैं कि करंट इतनी है, एसी करंट इतनी है, एसी वोल्टेज इतना है, तो वो आरएमएस वैल्यू में ही नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी अगर कहा जाए तो जो कहा जाएगा उसको तो हम मान ही लेंगे। अगली बात ये कि अगर एसी करंट को या एसी वोल्टेज को नापना हो तो हम लोग एमसीजी यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। यहां पर हमको इस्तेमाल करना पड़ता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो हीट बेस्ड होते हैं। तो यहां जो गैल्वेनोमीटर होगा वो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे नपाई करेंगे। नॉर्मल एमसीजी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम नाप नहीं पाएंगे।
फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वो कांटा मूवी नहीं करेगा, मार्कर पॉइंटर मूवी नहीं करेगा एमसीजी का। तो ये एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कि जो गैल्वेनोमीटर आप यूज करेंगे, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, वो जो रीडिंग आपको देगा वो आरएमएस वैल्यू होती है, उसको पकड़ के रखिएगा, ऐसा ना हो कुछ और समझ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो आरएमएस वैल्यू होती है, समझ गए। एक न्यूमेरिकल आ जाता है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। लिखा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये एक इक्वेशन है जिससे एसी वोल्टेज को की जानकारी आपको दी गई है। वेयर टी इज द सेकेंड्स, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो हम देखिए करना शुरू करते हैं। हम इस इक्वेशन को जो दे रखी थी 140 साइन 300t से कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। अब पीक वैल्यू पूछिए तो कंपेयर करने पे ई नॉट कितना दिख रहा है, पीक वैल्यू ई नॉट 140 वोल्ट दिख रहा है हमको, काम खत्म। दूसरा दिख रहा है इट्स आरएमएस वैल्यू, तो देखिए ई नॉट पता चल गया, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, या 1 अपॉन रूट 2 0.707 को 140 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ई आरएमएस होता है ई नॉट अपॉन रूट 2, और यहां खैर दे रखा था रूट 2 1.4, जैसे कैलकुलेशन और आसान हो जाए तो 140 अपॉन 1.4 यानी 100 वोल्ट आ गया। अगली चीज देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। तो अब यहां पे जब कंपेयर किए हैं, कहां गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ओमेगा, और ये 300, तो ओमेगा 300 है, देखिए यहां पर दिख रहा है ऑन कंपेयरिंग ओमेगा इक्वल टू 300, और फ्रीक्वेंसी निकालनी तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एफ बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 300, और 2 पाई 2 इंटू 3, पाई बराबर कहा 3 ले लो। अब एक कट पिट गया, 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं बड़ी शांति से, और दिमाग में रहना चाहिए, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आते हुए मिलेंगे। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अगला चरण लेते हैं फेजर। अब ये फेजर क्या होते हैं, देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको अगर हम वेक्टर क्वांटिटी मान के चलें, यानी फेजर एक तरह का वेक्टर है, तो एक फेजर्स की तरह डील करें तो उसकी थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपको पता है कि फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो तो एकदम काला या सफेद सच होता है ना, वो तो सच ही है क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, लेकिन उसके पीछे की हमें थ्योरी डेवलप करनी पड़ती है फिजिक्स में, जिससे कि उसका बेनिफिट ले सकें कि ये जो कांड हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आ रहा है, जो रिजल्ट दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट, ये क्यों हो रहा होगा। ये थ्योरी हम डेवलप करते हैं जिससे इसका इस्तेमाल दूसरी जगह कर सकें, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इस थ्योरी को डेवलपमेंट जब किया गया तो ये देखा गया कि अगर इसको हम फेजर्स की तरह ट्रीट करें, वेक्टर्स की तरह ट्रीट करें, तो ये थ्योरी एकदम एक्सप्लेनेबल है, आसानी से एक्सप्लेनेबल है। इसलिए हम, जबकि आप जानते हैं कि जो वोल्टेज और करंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी हम यहां पर इसको फेजर की तरह ट्रीट करते हैं, जिससे हमने थ्योरी आसानी से बिल्डअप की और एक्सप्लेनेबल थ्योरी रही जो एक्सपेरिमेंटल डाटा या रिजल्ट से मैच करती है। अब सवाल ये उठता है, जब फेजर की तरह इसको हम पकड़ रहे हैं तो फेजर किस चिड़िया का नाम है, ये तो पता हो, फेजर कर रहे हैं, लेकिन फेजर है क्या। तो फेजर सिंपली क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। जैसे फिल्मों में देखा है ना, प्लेन जा रहा होता है, रडार लगा होता है, तो रडार पे ऐसे ऐसे घूम रहा था, टू 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 टू, वैसे ही। तो ये एक एरो है जिसकी लेंथ वोल्टेज को शो कर रहे हो तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, यानी ई नॉट। अगर आप करंट को शो कर रहे हो तो करंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगी आई नॉट। इस एरो की लेंथ जो ओ पर फिक्स है, और इस तरीके से ये जो एरो है ये इस तरीके से घूमेगा। इसके घूमने की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा होती है। ये जिस साइनसॉइडल वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो एसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वही इसकी एंगुलर स्पीड होती है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे, जैसे आप देख रहे हैं, ये ई आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। जैसे जैसे ये घूमकर ऊपर जाएगा ई बदलता रहेगा। हर क्षण ई बदल रहा है, लेकिन लंबाई ई नॉट नहीं बदल रही है। तो फेजर क्या है, यहां पर मैंने लिखा है एक रोटेटिंग वेक्टर है अबाउट द ओरिजिन विद द एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात समझ गए फेजर। अब अगली कथा आती है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम क्या होता है, इस डायग्राम में हम एक ही फोटो में, एक ही डायग्राम में ई और आई यानी वोल्टेज और करंट को बना डालते हैं और प्रॉपर एंगल मेंशन कर देते हैं, तो ये बन जाता है फेजर डायग्राम। फेजर में इकलौता ई था, ई नॉट या आई नॉट लेके चल रहे थे। फेजर डायग्राम में दोनों को चिपका देंगे और उसके बीच के एंगल्स को प्रॉपर
मेंशन कर देंगे, काम खत्म, वो फेजर डायग्राम कहलाएगा। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है जो आप पढ़ सकते हैं आपके आसानी से समझने के लिए। देखिए इस फोटो के अंदर ये एक्स वाई एक्सिस खींचिए, ये ई नॉट है ना, और ये ओमेगा टी एंगल है ई नॉट वाले से, और इसके आगे ये आई नॉट है जो ई नॉट से फाई एंगल आगे है। भाई आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, तो एक एग्जांपल ले लिया कि आगे है, इस तरह से बना दिया। दोनों चीज हमने प्लॉट, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इस पोर्शन पे प्रोजेक्शन से आई, और इसकी खींच देंगे तो ई दिख जाएगी। जो मैं नहीं खींच रहा हूं बहुत क्लमजी हो जाएगा, भसड़ मच जाएगी। तो आप समझ पाए मेरी बात। तो ये यहां पर इसको ई और आई दोनों ही प्लॉट कर रहे हैं एक ही डायग्राम में, इसलिए फेजर डायग्राम बोल रहे हैं, और सारे एंगल ओमेगा टी फाई वगैरह मेंशन है। यहां पर अगर इक्वेशन हम लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी कि आई का वैल्यू का फेज ओमेगा टी से, यानी इस ई नॉट से ई से फाई ज्यादा है, तो ये फेज कहलाता है ओमेगा टी। इसी में फाई जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये देखिए जो एंगल था उससे फाई ज्यादा है, प्लस किया है, तो ये ज्यादा हो गया। ये जो एरो है आई वाला या ई से हम छोटा बनाते हैं, इसलिए नॉर्मली छोटा बनाते हैं कि आप देखेंगे जो करंट की वैल्यू होती है 2 4 5 10 एम्पियर होती है नॉर्मली, वो वोल्टेज 220 और भी बहुत ज्यादा होता है, तो करंट की एम्पलीट्यूड वोल्टेज एम्पलीट्यूड से काफी कम होता है, इसलिए इसको छोटा एरो बनाया, इसको बड़ा एरो बनाया। आपके मन में आ सकता है दोनों बराबर क्यों नहीं बनाए, बच्चे ने पूछा था मुझसे, तो हमने कहा ये भी सुन लो भाई कहानी। तो ये आप समझ गए होंगे, ये दिस इज ए फेजर डायग्राम, बहुत आसान होता है, और आसान समझ में ना आया तो अल्टरनेटिंग करंट चली जाएगी। खैर आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, फेज एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, तो ओमेगा टी को बोलते हैं फेज, थोड़ी सी फिजिक्स की मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन। मतलब यही है कि साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है सरल भाषा में, तो ओमेगा टी एंगल है, इसी को फेज बोल रहे हैं फाई 1। अब करंट का लिखा तो साइन के साथ जो एंगल है आर्गुमेंट ऑफ साइन, वो फेज नंबर 2, भाई करंट वाला फेज हो गया, जो कि यहां पर ओमेगा टी प्लस फाई है। अब इन दोनों में डिफरेंस ले लो, फाई 2 माइनस फाई 1, ये फेज डिफरेंस हो गया। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, फाई। ओमेगा टी प्लस फाई में से ओमेगा टी घटाया तो फाई बचा, तो यहां पर फेज डिफरेंस फाई आ गया। तो इस बड़ी सिंपल सी बात होती है, लेकिन फिर भी आप भूल चूक ना कर दें, इसलिए मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूं। इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस की बात करते हैं। देखिए जो इंपीडेंस एंड रिएक्टेंस है बहुत सरल सी बात है, एक तरह का रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस एक तरह का, वही नहीं होता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है कि सर्किट में अपोजिशन टू द करंट, करंट का विरोध करने की प्रॉपर्टी वो लिए रहता है। अपोजिशन टू द करंट, उसे बोलते हो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। यही कांड यहां होते हैं। जो इंपीडेंस होता है, जो पूरा सर्किट आप लेते हो एसी सर्किट, उसके अंदर टोटल अपोजिशन टू द करंट जितना होता है उसे इंपीडेंस बोलते हैं, और Z से रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिशन टू द करंट फॉर फुल एसी सर्किट कंबाइनिंग मोर देन वन एलिमेंट। ये उसमें मतलब सीरीज LCR हो या RC हो या LR सर्किट हो। और अगर इसी जगह केवल सिंगल एलिमेंट चले, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द करंट, ये लिखा नॉन रेजिस्टिव का मतलब R छोड़कर, भाई रेजिस्टिव मतलब R, नॉन रेजिस्टिव R को छोड़कर जो अपोजिशन टू द करंट होता है सिंगल एलिमेंट का, उसे बोलते हो आप रिएक्टेंस। जैसे मान लीजिए प्योरली L सर्किट है, L सर्किट प्योरली केवल इंडक्टर ही लगा है, तो वो जो अपोजिशन टू द करंट दे रहा है उसको आप रिएक्टेंस की श्रेणी में लेंगे, और एक स्पेशल नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए यहां लिखा हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जहां पर केवल इंडक्टेंस लगा है, वो जो अपोजिशन टू द करंट दे रहा है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं XL, और उसकी वैल्यू लिखते हैं ओमेगा L। और अगर कैपेसिटर ही केवल अकेला काम कर रहा है तो वो जो अपोजिशन टू द करंट देता है उसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसकी वैल्यू होती है XC इज इक्वल टू 1/ωc। ये देखिए, तो ये सिंगल एलिमेंट जो अपोजिशन टू द करंट दे रहे हैं, नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द करंट दे रहे हैं, इसे हम रिएक्टेंस बोलते हैं। और अलग अलग मैंने नामकरण भी कर दिए जो आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। मान लीजिए एक सर्किट लिया है जिसमें केवल रजिस्टर है, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब ओनली रेजिस्टेंस इसके अंदर है। इसके अंदर जब इसका फेजर डायग्राम आप बनाते हैं तो आप ये देखते हैं
कि आई करंट और ई नॉट एक ही डायरेक्शन में आती, क्योंकि जो इसकी इक्वेशंस आप डराइव करते हैं बेटा ना, वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सोर्स ईएमएफ है जो आपने सोर्स दिया है, और आफ्टर डेरिवेशन यू विल गेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू ये आती है। तो यहां देखो ना, ये जो फेज है वही एंगल तो ये भी है, दोनों का फेज सेम है। तो फेज सेम होने का मतलब कि अगर इसको मैं ओमेगा टी प्लॉट कर रहा हूं, तो जिस डायरेक्शन में आई नॉट प्लॉट किया है उसी डायरेक्शन में ई नॉट प्लॉट करना होगा। इसे बोलते हैं फेजर डायग्राम। जैसे मैंने बताया था फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ही डायग्राम में ई और वी, ई और आई को प्लॉट करना, दोनों प्लॉट है विद प्रॉपर एंगल, ओमेगा टी एंगल दिखा दिया, ये फेजर डायग्राम हो गया। और यहां पर जैसा हम देख पाए ई एंड आई आर इन सेम फेज, क्योंकि दोनों के एंगल इक्वल हैं। अब ये सेम फेज होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, यहां पर देखिए ये व्हाइट वाला हिस्सा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो वाला आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम फेज को हम लोग बोलते हैं इन हार्मोनी। इन हार्मोनी या सेम फेज में होने का मतलब क्या है, ये साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं, जो भी करते हैं साथ साथ करते हैं। ये देखिए जब ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, जब ये जीरो है तो दूसरा भी जीरो है, जब ये मिनिमम तो उसी समय ये मिनिमम। तो साथ साथ ये मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहे हैं, साथ साथ जीरो, साथ साथ मिनिमम वैल्यू। तो ऐसी सिचुएशन का मतलब होता है कि दोनों सेम फेज में हैं। और एक इंग्लिश का वर्ड या फिजिक्स का वर्ड और यूज करते हैं कि दे आर इन हार्मोनी। अगर आपने 11 ठीक से पढ़ा है तो वहां इस्तेमाल कर चुके होंगे। खैर एनीवे, तो ये आप देख पाए एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर, इस तरह का कार्यक्रम होता है। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट के तौर पर आप घूंट के रखिए। अब अगली बात करते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अगर एसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा है तो क्या कार्यक्रम होगा, सोर्स ईएमएफ एसी ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ही। अब इसका जो फेजर डायग्राम होता है जब आप बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि ईएमएफ का जो डायरेक्शन है उससे जो करंट आती है वो 90 डिग्री पीछे आती है, यानी लैग करती है। दोनों एक फेज में नहीं होते। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन द सेम फेज। Current is lagging behind by pi by 2 angle with the voltage, AC वोल्टेज। तो ये आप देख पाए, ये फेजर डायग्राम हो गया। ये ई नॉट बनाया, इससे पाई बाय 2 पीछे आई नॉट बनाया, और ये एंगल यहां पे दिख ही रहा है, ई वाला एंगल ओमेगा टी बनाया, और ये जो आई नॉट है चाहे तो ये पाई बाय 2 पीछे ही है। ये फेजर डायग्राम बन गया आपका। अब जब इसकी ये फेजर डायग्राम कैसे बनता है, जो आप डेरिवेशन करते हैं इक्वेशन का, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ था, जब I को डेराइव करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इस एंगल को देखिए, ये ओमेगा टी से पाई बाय 2 पीछे है, दोनों एंगल अलग अलग है ना, दे आर नॉट इन सेम फेज। हो क्या रहा है, I लैग्स E बाई पाई बाय 2, यही बात यहां लिख दी गई है, I लैग्स बिहाइंड E बाई पाई बाय 2। ये I पीछे है ई से, जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे है। और इंपॉर्टेंट बात, नॉट इन फेज, ये भी आपको याद होना चाहिए। इस बातों को ऑन दी फिंगर टिप्स ले लीजिएगा, जिससे फटाफट सवालों को बना पाएं। अब यहां पर देखिए, ये कहने का मतलब अगर ई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके जा रही है तो उस समय अगर इससे नीचे कोई लाइन जा रही है तो वो बिहाइंड होगी। ऐसे मोटे, इसको याद रखने का तरीका, इससे ऊपर होती तो लीड करती, इस समय लैग कर रही है। तो ये जो कौन सा कलर है, जो भी लाल कलर टाइप दिख रहा है, वो आई की वैल्यू है कि आई जो है पीछे चल रहा। भाई इसने जो है 0 यहां अचीव किया, व्हाइट ने, वोल्टेज ने, और इस वाली पीच कलर या जो कलर बोलेंगे इसको, वो यहां पर 0 बाद में अचीव कर रहा है। इसने मैक्सिमम यहां अचीव किया, इसने मैक्सिमम बाद में अचीव किया, तो लैग कर रहा है। ये कहानी भी आपके दिमाग में ठुस जानी चाहिए, अच्छे से आ जानी चाहिए, मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए। अब तीसरा सर्किट, अच्छा इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं। जैसा आपको बता चुके थे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू द करंट, जो इंडक्टर पैदा कर रहा है उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसकी वैल्यू होती है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, यानी 2 पाई एफ एल। इसको याद करके आप रखें। एसी के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। जितनी ज्यादा एसी की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ये अपोजिशन टू द करंट होगा और करंट को ब्लॉक करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अगर एफ इंफिनिटी की तरफ ले जाएं तो एक्सी भी इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। डीसी के लिए एफ की वैल्यू 0 होती है, डायरेक्ट करंट,
उस समय एक्सी की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो डीसी को ये ब्लॉक नहीं करता, डीसी को पास कर देता है सिंपली, क्योंकि उसको अपोजिशन नहीं शो करता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। इस पे भी सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर इसका एक डायग्राम है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हर एक साल नहीं तो अगले साल आ ही जाता है कि ये डायग्राम बनाइए एक्सेल का एफ से। तो ये देखिए, ये लीनियर रिलेशनशिप है ना, तो यहां पर खींच दिया फ्रीक्वेंसी एक्सेल, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो एक्सेल वर्सेस एफ हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ के रखिए। और अगर आई आर एम एस निकालेंगे तो इसको ई आर एम एस अपॉन एक्सेल से आई आर एम एस निकाला जा सकता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर। तो ये बात यहां पकड़ पाए होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाती है कि ऐसा एक सर्किट बना, एक बल्ब जल रहा है, इंडक्टर लगा के बैठे हैं, यहां पर ये आयरन है या सॉफ्ट आयरन कह दीजिए, इसमें घुसेड़ रहे हैं, तो उस समय बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ेगा, और ब्राइट हो जाएगी या डिम हो जाएगी, ये बताइए। तो देखिए क्या होता है, यहां पर दो केसेस बनते हैं, एक तो रॉड को इंसर्ट कर रहे हो या रॉड को निकाल रहे हो, दो सवाल बनते हैं इसके अंदर। तो पहला वाला केस है कि रॉड को इंसर्ट किया जा रहा है, और दूसरा वाला है कि इसको निकाला जा रहा है। किसी एक को समझ लें तो दूसरा उसका उल्टा ही होने वाला है। तो हम What will happen to the bulb brightness? तो पहली बात केस 1 लेते हैं, जब हम इस रॉड को, आयरन रॉड को या सॉफ्ट आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस समय जब आप सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट करेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा तो उससे एल, सेल्फ इंडक्टेंस, ये पढ़ चुके हैं पहले आप चैप्टर नंबर 5 में या 6 में, 5 में ही, तो ये एल की वैल्यू बढ़ जाती है। एल बढ़ने से क्या होगा, एक्सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेल की वैल्यू, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। एल बढ़ा तो एक्सेल बढ़ा। एक्सेल है क्या, अपोजिशन टू द करंट। तो करंट का विरोध करने वाला एलिमेंट बढ़ गया तो करंट डिप कर गई, तो करंट डिक्रीज कर गई, यानी बल्ब की ब्राइटनेस घट जाएगी। जब आप आयरन को इंसर्ट करते हो तो बल्ब की ब्राइटनेस डाउन हो जाती है, धीमा जलने लगता है बल्ब। और इसी का उल्टा, जब आप बाहर निकालोगे रॉड को तो वाइस वर्सा, उस समय बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसी का उल्टा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा, बहुत पूछते हैं ये लोग। खैर बढ़िया। अब एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो केवल एक कैपेसिटर इसके अंदर है, उस समय इसके व्यवस्था इसकी क्या रहती है, तो इसका फेजर डायग्राम देख लीजिए। ई नॉट आप बनाएंगे तो आई नॉट जो होता है वो लीड करता है π/2 आगे, और ये ई, आई और प्रॉपर एंगल दिखाए हुए हैं, तो इसी को हम फेजर डायग्राम बोलते हैं। बन गया फेजर डायग्राम। अब ये लीड कर रहा है, ये कैसे पता चलता है, हम इसकी इक्वेशंस को डराइव किए रहते हैं हम लोग। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सोर्स ईएमएफ है, और करंट की वैल्यू हो जाती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपकी करंट की वैल्यू हो गई, और इस एंगल को पहचानिए, इससे ये π/2 आगे है। इसका क्या मतलब है कि करंट आपकी लीड कर रही है ई से π/2, वो दोनों सेम फेज में यहां भी नहीं है। यहां क्या लीड कर रहा है, करंट, और इंडक्टर में क्या था, करंट लैग कर रही थी π/2। अब लीड कर रही है तो ये ईएमएफ है, नीली वाली वैल्यू देखिए, तो ये करंट की वैल्यू आगे है, 0 से ऊपर है। इस तरह से आप समझ लेंगे। ये देखिए यहां पर इसने मैक्सिमम अचीव किया, क्योंकि पहले अचीव किया, इसने बाद में अचीव किया। इसने ये 0 पहले अचीव किया, इसने बाद में अचीव किया, तो करंट यहां लीड करती है। ये क्या है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। बड़ी अच्छी बात। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, ये भी मामला वही है जैसा आपको बताया था, अपोजिशन टू द करंट। जब केवल कैपेसिटर लगा हो तो वो कितना अपोजिशन टू द करंट देता है, उसे बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, इसकी वैल्यू एक्सी होती है 1/ओमेगा सी के बराबर, यानी 1/2π एफसी के बराबर। फर्स्ट क्लास। अब देखिए फॉर अल्टरनेटिंग करंट एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये देखो एक्सी है, ये एफ है। तो इसमें अल्टरनेटिंग करंट के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना एक्सी कम हो जाता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ये पास कर देता है। यानी जो एसी करंट होती है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, उसको कैपेसिटर पास कर देता है, लेकिन डीसी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, क्योंकि डीसी के लिए एफ होता है 0, तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी। एक्सी क्या है, अपोजिशन टू द करंट, यानी करंट को ब्लॉक कर देगा। तो डीसी कैपेसिटर को पास नहीं कर पाती, हाई फ्रीक्वेंसी वाली एसी आराम से पास करके चली जाती है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है, जो कि आपके सामने इस तरह के शेप को, इस तरह के रिलेशन को, जो फिगर ग्राफ आती है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पिछला और ये घूम घूम के आते रहते हैं। तो इसको भी आप तैयार कर लिए, कोई समस्या नहीं आई। आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। अब एलआर सर्किट की बात कर ली जाए तो एलआर सर्किट में एल और आर दो कंपोनेंट आ जाते हैं बेटा। आपने सिंगल का मामला देखा, क्योंकि ये सीरीज एलआर सर्किट है तो इसमें जो करंट जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। तो इसमें हम आर आई को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों में आई एक ही फेज में जा रहा है कि नहीं, इसलिए आई को बेस मानते हैं, वी उस हिसाब से प्लॉट करते हैं। आप जानते हैं आई में और वी में, वी आर में सेम फेज होता है, तो वी आर का फेज इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आई है। लेकिन आप जानते हैं एल में क्या होता है, करंट लैग करती है, तो वोल्टेज इससे आगे होना चाहिए। तो वीएल देखिए इससे आगे बना दिया π/2, ये हाफ रेक्टेंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, आप पहचानते ही है। अब इन्हीं दोनों चीजों को एक साथ प्लॉट कर दीजिए यहां पर फेजर डायग्राम के लिए। फेजर डायग्राम क्या था, जहां पर ई और आई दोनों प्लॉट कर दिए जाए विद प्रॉपर फेज एंगल, मजा आ जाता है। उसके बाद शुरू कीजिए, पहले हम आई प्लॉट कर देते हैं। देखिए आई प्लॉट कर दिया, क्योंकि आई दोनों में सीरीज है, एक ही जैसा आई जा रहा है। अब वी आर प्लॉट करो, यानी आई की डायरेक्शन, दोनों के फेज सेम है, आई की ही डायरेक्शन में वी आर प्लॉट हो गया। ये देखिए वी आर प्लॉट हो गया। अब इससे 90 डिग्री आगे वीएल प्लॉट कर दीजिए, 90 डिग्री आगे वीएल प्लॉट कर दिया, और इसी का, इस वीएल और वीआर का आप पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए वेक्टर वाला, उससे आप ई निकाल लीजिए, तो ये ईएमएफ आ जाएगा। ये फेजर डायग्राम हो गया, प्लस कुछ एंगल, जैसे ई के साथ ओमेगा टी है तो ये ओमेगा टी हो गया, और ये आई इस समय लैग कर रहा है इसे, तो फाई एंगल लैग कर रहा है। अब ये यहां पर वैल्यू आप लिख सकते हैं, बाकी एंगल और भी लिख दिए कि E लीड्स द I बाय फाई एंगल। ये देखिए E जो है I से आगे है। जब कोई आदमी एक से आगे होता है तो पीछे वाला आगे वाले से पीछे होता है, एक आगे है तो एक पीछे है, दोनों बातें लिख दी हैं। E लीड्स द I बाय फाई एंगल या I लैग्स, E आगे है और वहीं कह दो आई पीछे है, आई लैग्स द ई बाई फाई, दोनों बातें बराबर हैं। अब ये फाई कितने के बराबर है, तो एक्सएल अपॉन आर या ओमेगा एल अपॉन आर से पहचानते हैं इसको या निकालते हैं। अब अगली बात, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई पीछे चल रहा था तो इस ओमेगा टी में फाई घटा दीजिए, ये फाई, बस इक्वेशन बन गई। तो ये आपका हो गया एलआर सर्किट बढ़िया तरीके से। चलिए अगली बात देखते हैं, सीआर सर्किट। अब सीआर सर्किट में आरसी एलिमेंट लग गए हैं। अब यहां पर आई पहले बना लीजिए, क्योंकि दोनों में सीरीज में लगे हैं, दोनों में आई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसके बाद हम वी आर इसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में आई होता है, सेम फेज में होते हैं। और सी में क्या होता है, जो करंट होती है वो लीड करती है, यानी वोल्टेज पीछे होगा, ये वोल्टेज पीछे बन गया, देखिए 90 डिग्री। इन दोनों को सेम फेज, सेम डायग्राम में प्लॉट कर दो, फेजर डायग्राम बन जाएगा। तो फिर हमने आई खींचा, उसी डायरेक्शन में वी आर खींचा जैसे पता था। अब ये वीसी किधर है, आई से 90 डिग्री पीछे, इस आई से 90 पीछे, तो ये देखिए 90 पीछे वीसी बन गया। अब इस वीसी और वी आर का वेक्टर पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करके आप ई निकाल लीजिए। ई वही ई है जो ईएमएफ लगा के हम बैठे हैं, बात खत्म हो गई। ये फेजर डायग्राम है, इसके बीच के एंगल दिखा दीजिए। ये ओमेगा टी है, ई के साथ ओमेगा टी था भाई, बाकी आप देख रहे हैं आई और ई में फाई का फेज डिफरेंस है। यहां पर आई लीड कर रहा है ई से, आगे है ना, या कह दीजिए ई आई से फाई एंगल पीछे है। अब आई लीड्स ई बाई फाई एंगल, वही आई लीड कर रहा है फाई से, या ई लैग कर रहा है, ये लिखा नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं ई लैग्स आई बाई फाई एंगल। वो फाई कितना एंगल है उसको निकालोगे एक्सी अपॉन आर से या 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर से। तो इसको भी याद करके रखिए। इक्वेशन लिखने की बात हो तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर आई ज्यादा था यानी आई के कॉन्टेक्स्ट में फाई जोड़ दीजिएगा। ये देखिए जुड़ गया फाई, बहुत आसान होता है, काम खत्म हो गया। ये सर्किट था सीआर सर्किट। अब आ जाता है सीरीज एलसीआर सर्किट बेटा। ये सीरीज एलसीआर सर्किट जिसको बहुत पसंद करते हैं आप अब इसमें वही ये जो वोल्टेज लिखा है, ये आर पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है, कितना, आर इंटू आई, वही वी इजकल टू आई आर समझ लीजिए। यहां भी उसी तरह याद रखिए, वी एल इजकल टू एक्सएल इंटू आई, इस पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल वीसी इजकल टू एक्सी इंटू आई। ये पोटेंशियल है जो अलग अलग एलिमेंट पे ड्रॉप हो रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। अब क्योंकि सीरीज एलसीआर सर्किट है तो एक ही करंट तो एक ही जा रही तीनों में, तो पहले करंट हम प्लॉट कर लें, खैर एक एक करके किया है यहां। तो करंट और आर एक डायरेक्शन में है,
आर के केस में तो ऐसा ही होता है। दूसरा, एल के केस में करंट की डायरेक्शन वही है देखिए, लेकिन वीएल जो है वो लीड करता है एल के डायरेक्शन में, या कह लीजिए आई लैग करता है। दूसरी बात, कैपेसिटर में आई तो वही डायरेक्शन रखे हुए है, लेकिन जो वीसी है या करंट कह लीजिए, करंट लीड करती है या वीसी लैग करता है। ये देखिए इस तरह से तीनों को एक साथ मिला के बनाएंगे तो बन जाएगा फेजर डायग्राम। ये देखिए आप पहले खींच लीजिए आई, क्योंकि तीनों में आई एक जैसा था, इसी डायरेक्शन में वीआर खींच दिया। अब हमें वीएल खींचना है तो इससे आगे खींच दो, ये वीएल खींच दिया, कितना है 90 डिग्री आगे। अब ये वीसी को इसी से आई से 90 डिग्री पीछे, ये देखिए 90 डिग्री पीछे। अब वीएल और वीसी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, क्योंकि एक 90 आगे था एक 90 पीछे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं यहां पर वीएल वीसी से बड़ा है डायग्राम समझने के लिए। तो इस वीएल से वीसी घटाओगे तो नीली वाली लाइन जो दिख रही है वो वीएल माइनस वीसी हो गई। इस वीएल वेक्टर से वीसी वेक्टर घटा दिया। इस वीएल माइनस वीसी और वीआर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम लॉ से, वही हमारा ईएमएफ होता है जो हमने सोर्स ईएमएफ लगा रखा है। अब कुछ एंगल दिखाने की बारी आ गई, तो ई से एंगल दिखाया जा रहा था ओमेगा टी, शो कर दीजिए। दूसरा जो करंट है वो ई से लैग कर रही है फाई एंगल। तो जब हमारा वीएल बड़ा होता है वीसी से, तो ये सर्किट में करंट लैग कर जाती है। तो फेजर डायग्राम क्या हो गया, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी या वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। उस समय क्या हो रहा है, करंट हमारी लैग कर रही है, ईएमएफ आगे है। और इसको चाहे तो लिख लो इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंपीडेंस यानी अपोजिशन टू दी सर्किट कितना है, टोटल अपोजिशन, तो Z आता है इंपीडेंस, उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और करंट कितनी है जाएगी, E अपॉन Z, Z यही लिखा हुआ है ऊपर। और यहां पर देखिए ये इंपीडेंस ट्रायंगल है, यानी Z इंपीडेंस जैसे निकालते हैं इसी, ये जो ट्रायंगल है ना ये इसी ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। और ये आपका R एक्सएल माइनस एक्सी फाई Z, और इससे टेन फाई की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन R आ जाता है। इसका अगर I लिखना हो यहां पर, I इज इक्वल टू आई नॉट, और पीछे था क्योंकि तो ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि यहां पर आई पीछे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एग्जांपल कब का है, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है। अगर एक्सएल एक्सी से पीछे होगा तो ये कहानी ये जो है पीछे हो जाएगी, ये पीछे चल रहा है, ये लीड करने लगेगा। अभी हम दिखाते हैं स्पेशल केसेस आपको, तो ये बात भी आप पकड़ लीजिए, पूरी सुंदर तरीके से पकड़ पाए होंगे। स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता है या वीएल इज ग्रेटर देन वीसी होता है, तो वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ करता था, करंट लैग करती थी और वोल्टेज लीड करता था। तो इक्वेशन में देखिए वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है, तो करंट में ओमेगा टी माइनस फाइव, करंट लैग कर रहा है इंडक्टिव सर्किट में। ये डोमिनेंस किसका है इस समय, इंडक्टिव सर्किट का। और टेन फाइव अगर निकालना हो तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, या एक पावर फैक्टर बोलते हैं भी दिखाएंगे, कॉस फाई की वैल्यू आर बाई जेड हो जाती है। दूसरी, जब एक्सएल छोटा होता है एक्सी से या वीसी बड़ा होता है, तो एक कैपेसिटिव डोमिनेंस हो जाता है, कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट पे क्या होता है, करंट लीड करती तो ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा। टेन फाइव निकालोगे, एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर लिखोगे, कॉस फाइव आर बाई जेड। और अगला का केस जब है, जब दोनों बराबर होते हैं, वीएल बराबर वीसी या एक्सएल बराबर एक्सी, उस समय क्या होता है, टेन फाइव की वैल्यू एक्सएल माइनस एक्सी बराबर है तो जीरो होती है। सेम फेज डिफरेंस जीरो हो गया, उसका मतलब है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। देखिए सेम फेज में आ गए, और इसे बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ऐसी सिचुएशंस को जो वीएल बराबर वीसी होता है। तो तीनों केसेस भी मैंने फटाफट यहां समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही कम समय में, जो आपके लिए बहुत ही धांसू हो सकता है। आगे लेके चलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर। पहले समझते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। तो रेजोनेंस कंडीशन सीरीज एलसीआर सर्किट में उस कंडीशन को बोलते हैं जब आपको मैक्सिमम करंट मिल रही होती है। जिस पॉइंट पर मैक्सिमम करंट मिलती है, जिस सेटअप पर, उस सेटअप को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन सीरीज एलसीआर सर्किट में कब बोली जाती है, जब मैक्सिमम करंट अचीव हो। और ये अचीव कब होती है, जब सीरीज एलसीआर सर्किट में एक्सएल बराबर एक्सी हो। तो यह एक्सएल बराबर एक्सी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन। और उस समय रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है, 1 अपॉन अंडर रूट एलसी, इसको याद रखिए। और सिंपल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई और आ जाएगा अंडर रूट एलसी। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एग्जाम में निकालने को आती है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आता है जिसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। क्यू की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी।
ये क्वालिटी फैक्टर अगर अच्छा होगा तो रेजोनेंस अच्छा होगा। रेजोनेंस अच्छा होने का मतलब है कि ये जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह में सुनते हैं ना कोई स्टेशन, तो वो स्टेशन उसके संगीत, उसकी आवाज खनकदार मिलेगी, कोई और स्टेशन का उसमें आवाज नहीं आएगा, बहुत बढ़िया आवाज मिलेगी। ये रेजोनेंस वहां पर यूज की जाती है, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। आप रेड एफएम से सुनते हैं ना, कार में जा रहे हैं रेड एफएम सुन रहे हैं, तो रेड एफएम जब लगाते हैं तो वो पकड़ लेता है, रेजोनेंस हो जाता है उस समय, ठीक है, इसको एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। और इसका ये डायग्राम बड़ा पूछा जाता है। देखिए यहां पर आई बना हुआ है और ये ओमेगा है, आई ओमेगा में खींचेंगे तो रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो तो नहीं तब्दील होती, ओमेगा इसको टू ओमेगा आर, लेकिन अगर करंट की, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाते चले जाएं, हाई आर, मॉडरेट आर, लो आर, तो जितना लो कर दोगे उतनी पीक अच्छी अचीव होती है। तो पीक अच्छी अचीव होने का मतलब है क्वालिटी फैक्टर बेटर हो रहा है इसका, यानी अच्छा रेजोनेंस है, इसके आजू बाजू वाले डिस्टर्बेंस यहां नहीं पहुंच पाएंगे, चोटी पे चढ़ गया हिमालय पे, कोई टच नहीं कर पाएगा जल्दी इसको। तो आप जैसे जैसे रेजिस्टेंस घटाते हैं वैसे वैसे मैक्सिमम करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतनी ही बनी रहती है। तो ये बात इससे समझ में आई जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। अगली बात देखते हैं पावर इन एसी सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में जो एक पावर का फॉर्मूला आप निकालते हैं वो ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। यहां पर कॉस फाइव पावर फैक्टर होता है, फिर से भी दिखाएंगे आपको। अब स्पेशल केसेस देखिए, इस फॉर्मूले के तहत कॉस फाइव आर बाई जेड जो पावर फैक्टर होता है, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसमें फेज डिफरेंस ई और आई के बीच में शून्य होता है, तो कॉस जीरो हो जाएगा वन, या जीरो रखोगे ना कॉस जीरो वन, तो केवल ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पी एवरेज है वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस रहेगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है, तो कॉस पाई बाई टू शून्य हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, तो पी एवरेज जीरो हो गया। इसी तरह कैपेसिटिव सर्किट में बात करोगे, फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू, कॉस माइनस पाई बाई टू भी शून्य होता है, तो पी एवरेज इसका भी जीरो हो जाएगा। कोई कंजम्पशन पावर का नहीं हो रहा है कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में। सीरीज एलसीआर सर्किट है तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा ही था। फिर रेजोनेंस कंडीशन है एक्सएल बराबर एक्सी, तो उस समय भी फाई की वैल्यू जीरो होती, क्योंकि उस समय प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ये बिहेव कर रहा होता है, तो पावर भी ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस ही निकलती है। तो ये स्पेशल कंडीशन हो गई जिससे बहुत शानदार आपका रिवीजन या दिमाग में बात अटक जाएगी। अगली बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो ये जो फॉर्मूला पावर में लिखा है, इस वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है R अपॉन Z। दिस इज नोन एज ए पावर फैक्टर फॉर प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए। फाई क्योंकि प्लस माइनस टू होता है, इसलिए कॉस फाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। कॉस प्लस माइनस पाई बाई टू रखोगे तो शून्य आएगा, दैट इज द मिनिमम पावर फैक्टर जीरो। और जो मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है कॉस फाई इज इक्वल टू वन, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट में मिलता है या प्योर आपका रेजोनेंस सर्किट में मिलता है। जब एक्सएल बराबर एक्सी होती है तो उस समय पावर फैक्टर कितना होता है, वन, क्योंकि फाई की वैल्यू जीरो है। एक और जानकारी कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है और मिनिमम वैल्यू जीरो, जबकि कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है, लेकिन माइनस वैल्यू माइनस वन रखोगे तो पी एवरेज माइनस में आ जाएगा, कोई मतलब उसका नहीं होगा। तो ये बात भी आपकी समझ में आया कि पावर फैक्टर रेजोनेंस में वन लेता है, मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर की वन है और मिनिमम जीरो ले रहे हैं यहां पर। अगली बात वॉटलेस करंट की। वॉटलेस करंट क्या है, जैसा नाम है, वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट यूनिट होती है पावर की। तो ये पावरलेस करंट है, यानी एसी सर्किट में करंट तो है लेकिन पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू जीरो। ऐसी करंट सर्किट में फ्लो हो रही है एसी सर्किट में कि करंट तो फ्लो हो रही है लेकिन पावर कंजम्पशन नहीं है, वॉटलेस है, पावरलेस करंट है। ऐसी करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो यहां पर यही बात मेंशन कर दी जैसे एग्जाम में आप लिख पाए, जो मैंने समझाया है वही चीज है यहां पर। अगली बात एग्जाम्पल के तौर पर प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, इसमें फाई की वैल्यू प्लस माइनस टू हो जाएगी इंडक्टिव कैपेसिटिव में, तो पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा इसमें, जीरो। तो यहां पर देखिए आई जीरो नहीं है, करंट तो है लेकिन पावर कंजम्पशन जीरो है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये वॉटलेस करंट का एग्जाम्पल हो गया। और इसके लिए एक टिपिकल मैंने डायग्राम बनाया, थोड़ी सी जानकारी और चाहेंगे तो उसको ले सकते हैं कि मान लीजिए ई आर एम एस है, उससे पीछे चल रही है कोई करंट, आगे भी चल सकती है पीछे भी, कहीं मान लीजिए पीछे चल रही है आई आर एम एस फाई एंगल पीछे, तो इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए, एक इसकी डायरेक्शन में ई की जो कि ई आर एम एस कॉस फाई, और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके
ई आर एम एस साइन फाई। तो ये जो करंट है क्योंकि ई आर एम एस के परपेंडिकुलर है तो कोई भी रोल ये पावर में नहीं निभाएगी, क्योंकि पावर में तो ई इंटू आई होता है, तो एक डायरेक्शन में है ही नहीं, कोई असर नहीं जाएगा। इसलिए इसके जो परपेंडिकुलर करंट है आई आर एम एस साइन फाई, उसे हम बोलते हैं वॉटलेस करंट, क्योंकि वो पावरलेस करंट होती है। करंट होती तो है लेकिन पावर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं निभाती। ये बात भी आप पकड़ पाए होंगे। इतना जानना आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है और मजेदार भी है, मैंने सरलता से आपको बता दिया। फिर एक सवाल आता है, इसको भी जल्दी से निकाल लेते हैं। लिखा है कैपेसिटर एंड ए रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स। कैपेसिटर और रजिस्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 90 वोल्ट 120 वोल्ट है, ठीक, रिस्पेक्टिवली। इफ द आरएमएस करंट ऑफ द सर्किट इज 3 एम्पियर, आरएमएस करंट कितनी है 3 एम्पियर। कैलकुलेट करना है जेड इंपीडेंस और कैलकुलेट करना है पावर फैक्टर। आइए फटाफट देखते हैं। ई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। आपको मालूम है इन दोनों के जो वोल्टेज होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो जाते हैं। आई की डायरेक्शन में वी आर और आई से वी जो है वो पीछे की तरफ, तो दोनों 90 पे हैं, तो ये वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर हो गया। वैल्यू रखो 90 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर का रूट 150 वोल्ट ई आर एम एस आ गया। दूसरा आई आर एम एस 3 एम्पियर दे रखी है आपको, तो इंपीडेंस कितना हो गया जेड ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस 150 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 50 ओम। इंपीडेंस का या रिएक्टेंस का भी एसआई यूनिट ओम ही होता है, ये भी दिमाग में रखिए क्योंकि अपोजिशन टू द करंट ही है। यहां पर अगर जेड को इस टर्म में सोचेंगे कि जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, तो फॉर्मूला सही है लेकिन वो निकालना पड़ेगा ढूंढ ढांड के आपको। यहां कैपेसिटर की वैल्यू दे नहीं रखी है तो एक्सी निकालोगे कैसे, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, फंसेगा, इस तरह निकालो। अब यहां पर अगली चीज पूछती है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब यहां पर आर की वैल्यू रख दो, आई आर एम एस, क्या करते हैं आर की सीधे वैल्यू नहीं पता है, ऊपर नीचे आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई आर एम एस आर और आई आर एम एस जेड, ऊपर वाली वैल्यू बन गई वी आर एम एस, वी आर आर एम एस, क्योंकि आई इंटू आर और आई आर एम एस इंटू जेड यानी ई आर एम एस, तो वी आर अपॉन ई आर एम एस, और यहां वैल्यू रख दो 90 अपॉन 150। वी आर एम को पता था 90 और ये टोटल निकाल रखी है 150, ये 150 डिवाइड किया 0.6, और ये पावर फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, ये रेशियो होता है। अब ये आपका निकल जाएगा आंसर के तौर पे, तो ये न्यूमेरिकल भी बड़ी शांति से हो जाता है। आगे चलते हैं बेटा, आ जाता है ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो एसी करंट और वोल्टेज को अप और डाउन करती है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है, ये डीसी पर काम नहीं करता है। ये बात लिखा है कि जो वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज को अगर ट्रांसफार्मर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसको बोलते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप। और अगर इनपुट वोल्टेज को घटा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सब यहां लिखा है। तो ये करेगा क्या ट्रांसफार्मर? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर सकता है, लो वोल्टेज को हाई कर सकता है, हाई करंट को लो करंट, लो करंट को हाई करंट। करंट और वोल्टेज ध्यान रखिएगा अल्टरनेटिंग ही है, यहां डीसी करंट के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उस पर काम ही नहीं करता ये। अब दूसरी बात, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इस प्राइमरी में जहां पर आप एसी सोर्स लगाते हो, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट देते हो, यहां पर करंट बदलने की वजह से फ्लक्स में चेंज होता है, ये टोटल एसोसिएटेड इससे रहता है, इसमें भी फ्लक्स में चेंज, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया और उसको हमने लोड पर जहां इस्तेमाल करना है कर लिया। तो बेसिकली किस पर काम कर रहा है ये? म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना होता कहां है? होता ही वहां है जहां बदलाव हो फ्लक्स में, डीसी में कोई बदलाव होता नहीं, डायरेक्ट करंट में। खैर, ये I1 प्राइमरी है, I2 सेकेंडरी है, इस रिलेशनशिप को याद रखिए। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N1 N2 होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, N2 का मतलब है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इसमें, और इसमें प्राइमरी में N1 लिख दिया है। और जो ईएमएफ लिखा है, E1 का मतलब प्राइमरी, 1 मतलब प्राइमरी, 2 मतलब सेकेंडरी, उसी तरह से वोल्टेज लिखे हुए हैं और करंट लिखे, उसको याद कर लीजिएगा। एफिशिएंसी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट 100%, ये कहानी इसकी बन जाती है। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो ट्रांसफार्मर में हम डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स देते हैं डिपेंडिंग ऑन दी हमको स्टेप अप या स्टेप डाउन क्या बनाना है। अगर स्टेप अप बनाना है तो सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स दे देंगे। रिलेशनशिप से दिख रहा था कि एनएस की, अगर यहां पर देखिए, यहां दिखाऊं, अगर आपको ये एनएस अपॉन एनपी है, अगर ये भी E2 है, तो इसको ज्यादा करना है तो एनएस बढ़ाना पड़ेगा, इसी के बराबर है ना।
और कम करना है तो कम करना पड़ेगा प्राइमरी से। तो यहां पर आप देख पाए कि अगर सेकेंडरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे तो स्टेप अप बन जाएगा, और सेकेंडरी की जगह प्राइमरी में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर देंगे तो स्टेप डाउन बन जाएगा। और इसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं जिससे कि फ्लक्स हमारा टैप अप रहे, इसी के अंदर रहे, भागे ना। अब ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है इसको हम एक ब्लॉक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना एडी करंट्स बहुत बन जाएंगी और हमारा पावर वेस्टेज होगा। तो हम जल्द क्या करते हैं, पतली पतली स्लाइसेस लेते हैं, वार्निश में डुबो लेते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं जिससे एडी करंट कम बने। और सॉफ्ट आयरन लेने का मकसद ये होता है कि हम जो भी फ्लक्स हमारे पास है उसको इसी के अंदर रखना चाहते हैं, इससे बाहर नहीं छोड़ना चाहते। और जैसा आप जान रहे हैं, जो प्राइमरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाओगे और सेकेंडरी में वही उसका यूज करोगे। और यहां पे मैंने बताया कि एनर्जी लॉस को बचाने के लिए, एडी करंट्स ना बने उसके लिए हम इसको लेमिनेटेड स्लाइसेस लेते हैं सॉफ्ट आयरन की। यहां पर देखिए लिखा, यही बात यहां पर समझाई है। तो यहां पर क्या हमारी कोशिश क्या है कि स्लाइसेस ले प्लस सॉफ्ट आयरन लगाए जिससे पूरा फ्लक्स इंटैक्ट रहे, इसी के अंदर रहे। आगे की बात, कंस्ट्रक्शन की दो तरह के ट्रांसफार्मर देखिए बने हुए हैं। ये पहला बना हुआ कोर टाइप, ये है शेल टाइप। कोर टाइप में क्या होता है, अलग अलग लिम्स पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को लपेटते हैं। ये सॉफ्ट आयरन दिख रहा है तो अलग लिम मतलब अलग, इसकी टांग पर एक तरफ प्राइमरी है एक तरफ सेकेंडरी। ये कोर टाइप है, अधिकतर मॉडर्न ट्रांसफार्मर ऐसे ही होते हैं। शेल टाइप में क्या होता है, इसके बीच वाले पे एक दूसरे को लपेट देते हैं। ये टीवी, रेडियो रिसीवर, टीवी ट्रांसमीटर वगैरह में ज्यादा यूज होता है। ये इसलिए जल्दी से याद दिलाया कि आजकल मान लीजिए पूछ लें तो आप जवाब दे पाए। फिर वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए प्राइमरी में जब वायरिंग करंट आप डालते हैं एसी वाली, तो यहां पर फ्लक्स में चेंज होता है। अब एक टर्न में जितना फ्लक्स है पूरा एसोसिएटेड इससे, इसमें चेंज होता है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ बन जाता है या इंड्यूस करंट बन जाती है, जिससे आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन वाली कहानी है। यहां पे कोशिश की जाती है फ्लक्स का लीकेज ना हो, और उसकी कोशिश कैसे रहती है, ऐसे रहती है कि सॉफ्ट आयरन हम लगाए बैठे रहते हैं। अगली बात, थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या है, 3 एजम्पशन ट्रांसफार्मर के लिए किए जाते हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस या करंट बहुत छोटी होनी चाहिए, नेग्लिजिबल प्राइमरी कॉइल की। दूसरा, सेम फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, होता है ये एजम्पशन हम मान रहे हैं। तीसरा, जो सेकेंडरी करंट होती है वो स्मॉल होनी चाहिए। ये 3 एजम्पशन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए याद दिलाया झट से। और ये फॉर्मूला आप 100% याद करके रखिए, VS अपॉन BP सेकेंडरी का वोल्टेज, प्राइमरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में करंट, सेकेंडरी में करंट। अब ये एनर्जी लॉसेस कौन कौन तरह के होते हैं, तो इसमें कॉपर लॉस होता है। कॉपर लॉस का मतलब ये जो कॉपर वायर आपने लपेटी है इसके ऊपर, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस से हीट बनती है और वो हीट पावर लॉस का कारण बनती है, उसे बोलते हैं कॉपर लॉस। दूसरा होता है एडी करंट लॉस। हमने कोशिश की है कि पतली पतली स्लाइसेस को लगा सकें यहां पर, फिर भी कुछ ना कुछ एडी करंट बनेगी तो पावर लॉस का वो कारण बन जाएगी। हिस्टेरेसिस लॉस, इसका मैग्नेटाइजेशन होता है और फिर डीमैग्नेटाइजेशन। एक साइकिल में मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बराबर होता रहता है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से पावर लॉस इसका होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। अगला है फ्लक्स लीकेज। हमने सॉफ्ट आयरन कोर लगा रखा है जिससे कि फ्लक्स बाहर ना जाए, फिर भी कुछ ना कुछ चला ही जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्लक्स का लीकेज हो गया। और फ्लक्स का लीकेज होगा तो एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि लीक करेगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो स्ट्रे करंट्स बनाएगा। स्ट्रे करंट्स मतलब आवारा करंट, जिसे स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं। खैर, हमिंग लॉस में क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटो कंस्ट्रक्शन करता है, एक बार खिंचता है एक बार पतला होता है, तो लंबा पतला होता है तो ताली नुमा बनाता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी ऐसी आवाज आपको सुनाई पड़ती ट्रांसफार्मर में। कभी स्कूल से लौटते वक्त ट्रांसफार्मर से थोड़ा दूर खड़े होंगे तो ऐसी आवाज आएगी। तो ये आवाज आ रही है, और आवाज बिना एनर्जी खर्चा किए तो आती नहीं। आप भी बोलते हैं तो एनर्जी खर्चा होती है, हम भी बोल रहे हैं इस समय, तो खाए पिए तभी तो बोल रहे हैं, नहीं बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमिंग लॉस है। ये एनर्जी लॉसेस के कारण है 5, पूछे बहुत जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगली बात है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ दी एसी को लंबे डिस्टेंस तक हम भेज सकते हैं, क्योंकि जहां हमारा घर होता है पावर जनरेशन हो रहा होता है 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर। तो उसमें क्या कहानी रहती है, अगर नॉर्मल हम करंट भेज देंगे तो आई की वैल्यू ज्यादा रहती है, और रास्ते में जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा रहता है, तार बहुत लंबा है ना, तो आई स्क्वायर RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से हीटिंग ज्यादा होगी और हमारे घर तक वो करंट या चीज एसी करंट पहुंच ही नहीं पाएगी। तो करते क्या है, फॉर ए गिवन P इज इक्वल टू VI होता है। अगर इसमें हम कहानी ये करें कि V को हम काफी बढ़ा दें, I कम हो जाएगा।
और I कम हो जाएगा तो I स्क्वायर RT के अंदर हमारा I स्क्वायर RT घट जाएगा, यानी हीट लॉस कम हो जाएगा। इसी कारण हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं पावर स्टेशन से, जिससे कि आई कम रहे और पावर एनर्जी लॉस कम रहे, हमारे घरों तक पहुंच सके। तो इसी का ये सर्किट बना हुआ है। देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन पे लगे होते हैं, वो काफी स्टेप अप यानी काफी वोल्टेज हाई कर देते हैं, 1,32,000 वोल्ट पर ट्रांसमिशन करते हैं। आई काफी कम हो गई, ट्रांसमिशन करते हैं। हमारे घरों के पास में सब एरिया स्टेशन होते हैं, वो स्टेप डाउन करते हैं 1,32,000 वोल्ट से 11,000 वोल्ट पर। और हमारे घरों के पास में 400-500 मीटर दूर, 800 मीटर दूर आपको घर वाले ट्रांसफार्मर दिखते हैं, खंभों पर जो लगे होते हैं, वो इसको 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट कर देते हैं 220 वोल्ट पे। और 220 वोल्ट पे डिवाइसेस हमारी तैयार होती हैं काम करने के लिए। हम लोग घर में बिजली, पानी, बत्ती जो भी है उसमें इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम करंट को कम रखें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं, आर को घटा नहीं पाएंगे। आर को घटाने का तरीका मोटा तार लगा दें। मोटा तार इंडिया में 500 किलोमीटर दूर दूर लगाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। और इंडिया में तो ये भी है कि मौका पड़े, बिजली ना आ रही हो तो कोई तारी काट के चोरी कर ले जाए, ये भी समस्याएं हैं जो हैं वो हैं। खैर एनीवे, तो ये स्थिति आप समझ पाए कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है। ये पूरा एक सवाल आ जाता है। और तो हाउ मच करंट is drawn by the primary of a transformer which steps down, स्टेप डाउन कर रहा है 220 से 22 वोल्ट पर, जिससे कि 22 वोल्ट पर एक डिवाइस ऑपरेट किया जा सके जो 220 ओम का है। तो आपको बताना है कि प्राइमरी करंट प्राइमरी में कितनी है, ये बताना है। तो यहां पर ईपी की वैल्यू 220 वोल्ट है, सेकेंडरी में 22 वोल्ट है, और इसका इंपीडेंस है 220 वोल्ट जो हम डिवाइस इस पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सेकेंडरी करंट यहां से निकाल लो, आई एस बराबर ई एस अपॉन जेड। वैल्यू रखी 22 अपॉन 220 जो कि 0.1 एम्पियर आ गई। यानी जो डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे, कह लीजिए सेकेंडरी में 0.1 एम्पियर की करंट है। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर आइडियल है, हम आइडियल ही ट्रांसफार्मर हमेशा मानते हैं जब तक कहा ना जाए। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये दोनों सेम होगी आइडियल ट्रांसफार्मर में। इनपुट पावर हो गई ईपी इंटू आईपी, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंटू करंट। यहां से आईपी निकालने जाएंगे हम लोग, यहां से आईपी निकालो तो ईएस आईएस अपॉन ईपी। ईएस की वैल्यू 22, आईएस की वैल्यू 0.1 यहां निकाली है, और ईपी की वैल्यू 220। इसको आप सॉल्व करोगे 0.01 एम्पियर आपका आंसर आ गया कि प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही है। इसका पूरा का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में मैंने बताया है कैसे आप जल्दी से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का शुरुआत आप जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ का जो कमेंट आप करते हैं कहां मिलेगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर मेरा कवर हो गया। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, स्कूल के टीचर से अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से जुड़ जाइए। मैं खुद लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूं द्रोणा 2.0 में। आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ समझ में आ जाएगा इजी भाषा में। यही नहीं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, सरल भाषा में मैंने रिकॉर्ड किया है। पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के सिलेक्टेड पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। और चैप्टर वाइज वर्कशीट जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटे तौर पर फुली सॉल्व भी आपको मिलेगी। कहने का मतलब है कि पूरा आपका काम इससे हो जाएगा। टॉपर बनने की इच्छा रखते हैं तो भी इसको पढ़कर मेरे साथ जुड़कर आप टॉपर बन सकते हैं। अभी तो इसके प्राइसेस वगैरह काफी कम है, इस पे ऑफर चल रहा है तो आप चाहें तो ले सकते हैं। जिस बच्चे को लेना है वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर द्रोणा बैच में इनरोल हो जाइए। वहां पर आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिखेगा, क्लिक कर देना तो आपके पास टेस्ट एसएमएस और व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। उसको क्लिक पेमेंट करते ही आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस बैच में, यानी द्रोणा 2.0 में। और अगर आपको अरविंद सर की मेहनत पसंद आई है, 1 घंटे के अंदर ही कितनी चीजें मैंने आपको होमवर्क करके तैयार करवा दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है और अधिक हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करने के लिए, जिससे मैं आपको सपोर्ट कर सकूं। तो वीडियो पसंद आया तो जरूर एक मोटिवेटिंग कमेंट दीजिए और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिजिक्स डिटेल में मिलेगी और इजी भाषा में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।